5 important tips which every law student should follow before you opt for your internship. Today I'm gonna talk on this topic, but before I start with my video, please go and subscribe my channel first if you have not, so that you get notifications of all my coming up videos. So let's get started with today's topic on Topic Shopping. इससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक चीज़ के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहती हूं। आज मेरा गला बैठा हुआ है, मौसम बदल गया है, बारिशों के दिन चल रहे हैं, सावन का महीना है, इसी वजह से मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है। अगर आपको मेरा वॉल्यूम, मेरा टेम्पो कम लगे, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले ये जानते हैं लॉ इंटर्न्स होते कौन हैं। लॉ इंटर्न्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी LLB में एडमिशन लिया, दे आर परस्यूइंग देयर लॉ, नॉट येट कंप्लीटेड, नॉट एनरोल्ड विद एनी स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दो स्टूडेंट्स आर कॉल्ड लॉ इंटर्न्स। अब लॉ इंटर्न्स उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंटर्नशिप यानी किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर फॉर सम रीजन और फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। कभी कभी मैंने ये देखा है कि लॉ इंटर्न्स को ना लोग जूनियर्स भी कह देते हैं। दे आर नॉट जूनियर्स। जूनियर्स कौन होते हैं? जूनियर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी एडवोकेट हैं, यानी उनकी लॉ कंप्लीट हो चुकी है और वो स्टेट बार काउंसिल से एनरोल्ड भी हो चुके हैं। दोज आर कॉल्ड जूनियर एडवोकेट्स। अब जूनियर एडवोकेट्स हम उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी सीनियर के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ जूनियर, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंटली। वेयर एज लॉ इंटर्न्स जो अभी स्टूडेंट हैं, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर लॉ येट, वो किसी सीनियर के अंडर जब प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें लॉ इंटर्न्स कहा जाता है। सो देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन लॉ इंटर्न्स एंड जूनियर एडवोकेट्स। दोस्तों, कई लॉ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग देयर स्टडीज दे वांट टू प्रैक्टिस अंडर सम सीनियर एडवोकेट सो दैट दे कैन सेव देयर टाइम व्हिच दे वुड बी स्पेंडिंग आफ्टर 3 years और 5 years व्हाटएवर द कोर्स दे हैव टेकन और ऑप्टेड। तो उसके बाद अगर वो प्रैक्टिस करे, उससे अच्छा वो अभी प्रैक्टिस करे, ट्रेनिंग ले ले, एक्सपीरियंस गेन कर ले। अकॉर्डिंग टू मी इज अ गुड थिंकिंग टू सेव योर टाइम, to gain experience before you finish up your law and to earn some small amount of money. So now I'm going to tell you about some important tips which every law student should follow and consider before you go and decide to do your law internship. First step, when to start your law internship. तो लॉ इंटर्नशिप आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्टडीज़। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ योर फर्स्ट ईयर, वेदर इट इज़ योर सेकेंड ईयर, वेदर इट इज़ योर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या आपका कोई भी सेमेस्टर हो, आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि कुछ कॉलेजेस और कुछ वेबसाइट्स आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं सो दैट आप उस इंटर्नशिप के थ्रू अपनी ट्रेनिंग ले सकें, एंड दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट्स एज वेल। और ऐसे ही कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिसके लिंक पे जा कर के आप इंटर्नशिप एज अ जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको ना ही कॉलेज के थ्रू, ना ही वेबसाइट्स के थ्रू, बट डायरेक्टली आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू दैट यू शुड बी अ लॉ स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए आप चाहें तो लिटिगेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब लिटिगेशन आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो आप यहाँ पे किसी सीनियर एडवोकेट को ज्वाइन कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट से मतलब है कि किसी भी ऐसे एडवोकेट को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में प्रैक्टिस कर रहे हों, तो उनके थ्रू आप लिटिगेशन में एंटर सीधा कर सकते हैं और आप उनके अंडर प्रैक्टिस करके लिटिगेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स भी हैं जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तीसरा अगर मैं कहूँ तो कुछ NGOs भी हैं जो इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, और वो इंटर्नशिप भी 2 तरीके से ऑफर करती हैं। इवनिंग या वीकेंड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, या उनके पास आप फुल टाइम इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको NGO से टाई अप करना पड़ेगा, NGOs को अप्रोच करना पड़ेगा और आप वहाँ से ये इंटर्नशिप भी अवेल कर सकते हैं। Very important tip which I am going to give you now is which lawyer to choose. अब क्या है, मेन तो चीज़ यही है कि आप कैसे लॉयर को या कैसी फर्म को चूज़ करें। यहाँ पे लॉ इंटर्न्स को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कंसिडर करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक चीज़, आप लॉ इंटर्न हैं, आपका सिर्फ काम इस वक्त सीखने का है, आपका पूरा कंसंट्रेशन सीखने का है। मैंने ऐसे कई लॉ स्टूडेंट्स देखे हैं जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में बिलीव करते हैं, जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स में जाकर के काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बड़ी लॉ फर्म्स में स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलेगा, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बट अगर रियलिटी की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है।
आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है। और अगर आपको ऐसे एडवोकेट से सीखने को मिलता है जो ज़्यादा फेमस तो नहीं है, बट उनके पास, या आप ये कह लीजिए उनकी लॉ फर्म बड़ी नहीं है, छोटी सी लॉ फर्म है, बट उनके पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ केसेस हैं, उनके पास वेरियस काइंड ऑफ फील्ड्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को, अपने कैलिबर को एनहांस कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को और गेन कर सकते हैं और बेसिक्स में क्लियर हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कई ऐसे इंटर्न्स देखे हैं जो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जंप मारना चाहते हैं, जो कहते हैं नहीं हम तो बड़े लेवल में काम सीखेंगे। बट देखिए, अगर आपको फाउंडेशन अपनी क्लियर करनी है, अगर आपको बेसिक सीखना है, सो आई एडवाइज और सजेस्ट कि आपको लोअर कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए और ऐसे लॉयर को ज्वाइन करना चाहिए जिसकी बड़ी फर्म हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट उसके पास प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो। अच्छे प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब यह है कि उसके पास वेरियस टाइप ऑफ केसेस हो, लाइक क्रिमिनल हो, सिविल हो, कंपनी मैटर्स हो, बैंकिंग मैटर्स हो, कंज्यूमर मैटर्स हो, और भी कई तरह के फील्ड ऑफ लॉज हैं जो वहाँ पे होते हों। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा बेसिक जो है ना वो आपको सीखने को मिलेगा। और जब आप खुद की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आपने हर फील्ड में एक्सपीरियंस गेन किया है, चाहे थोड़ा सा ही सही, बट आपने हर फील्ड को ट्राई किया है, हर फील्ड में आपने अपना लर्न किया है, आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी हैं। तो ऐसे लॉयर को ज्वाइन कीजिए, बड़ी बड़ी लॉ फर्म के पीछे मत भागिए, क्योंकि मैं उसके ड्रॉबैक के बारे में आपको सबसे पहले बताती हूँ, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उसमें एक सबसे बड़ा पता है ड्रॉबैक क्या है, वहाँ पे सीनियर्स होते हैं, सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ या आपसे बात कर पाएँ। अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, टाइम ही नहीं मिलता, या आप ये कह लीजिए मौका ही नहीं मिलता। तो अगर एज अ लॉ स्टूडेंट सपोज इफ देयर इज सम क्वेश्चंस और सम क्वेरीज रिलेटेड टू द वर्क यू आर डूइंग इन अ लॉ फर्म और द स्टडीज विच आर गोइंग थ्रू विच यू आर डूइंग, अगर आपको उसमें कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो रिजॉल्व आपकी नहीं होती, क्योंकि आपको वहाँ पे अपने सीनियर से इंटरेक्ट करके ये पूछने का मौका ही नहीं मिलता। बट अगर आप ऐसे लॉयर के पास काम करते हैं, चाहे उनकी बड़ी फर्म ना हो, बट आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिल सकता है, तो ऐसे कई तमाम चीज़ें हैं जो आप फेस करेंगे कोर्ट में, जो आपके कोर्स मटेरियल से कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, क्वेरीज आएंगे, आप उनसे पूछ सकते हो और पूछते रहिए। दूसरा ये कि आपको हर तरीके का काम करने को मिलेगा जो बड़ी फर्म में नहीं मिलता, क्योंकि बड़ी फर्म में, एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में हर टाइप के एडवोकेट्स होते हैं, हर टाइप का स्टाफ होता है, लार्जर क्वांटिटी में स्टाफ होता है, तो आपके लिए एक स्पेसिफिक काम होगा। लेकिन आप अगर बड़ी लॉ फर्म ना देख के छोटी लॉ फर्म में काम करते हैं, या ऐसे एडवोकेट के पास काम करते हैं जो ज़्यादा फेमस तो नहीं है लेकिन उनके पास काम बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बोला मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क है, और वहाँ पे क्या होगा, कम स्टाफ स्ट्रेंथ में आपको ज़्यादा काम करने को, ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको लर्निंग में प्लस हो जाएगा, मतलब वहाँ पे आप अपनी लर्निंग को और एनहांस कर सकेंगे, बूस्ट कर सकेंगे और अपने टैलेंट को भी शोकेस कर सकेंगे कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वहाँ पे आप ये लगा लीजिए, क्लरिकल वर्क से लेकर रिसर्च तक वो सब आपको करना पड़ेगा, और कोर्ट अपीयरेंसेस भी होंगी साथ के साथ। तो कोर्ट अपीयरेंसेस के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लिटिगेशन आप सीखोगे। सो ऑल एंड ऑल आपको ऐसे लॉयर को चूज़ करना चाहिए जो आपसे इंटरेक्ट कर सके, जिससे आप इंटरेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सके, और जहाँ पे आप हर तरीके का काम सीख सके। अब देखिए, किसी भी लॉयर के पास हर तरीके का काम तो नहीं होगा फॉर श्योर, बट ये है कि आपको बेसिक तौर पे ही सही, आपको थोड़ा ना हर तरीके का काम करने को मिले वहाँ पे। अब कई लॉ स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ जो ये मानते हैं कि स्टार्ट करेंगे ना तो हाई कोर्ट से करेंगे या सुप्रीम कोर्ट लेवल से करेंगे। देखिए, लेवल कुछ नहीं होता। जैसे हम स्कूल में सीधा 12th में नहीं पहुँच जाते, हम नर्सरी से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन वो पहले अच्छा मजबूत बन जाए। उसी तरीके से आपको लोअर कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे अरे बड़े लो लेवल से स्टार्ट करो। ये कोई लो लेवल नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सीखने का तरीका और हिरार्की लोअर कोर्ट से होते हुए जाती है। मैंने कई ऐसे एडवोकेट्स देखे हैं जो हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, बट अगर आज की डेट में आप उनसे बेसिक्स पूछेंगे ना, उन्हें बेसिक क्लियर नहीं होंगे। उन्हें
छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी बातें वो क्लियर नहीं होंगी। अगर आपको वो क्लियर करना है और फिर आपको अपर लेवल या एडवांस लेवल में जाना है तो आप स्टार्ट कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद, एंड देन ग्रेजुअली धीरे धीरे हाई कोर्ट स्किप कीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट स्किप कीजिए, ऐसे चलते जाइए। फोर्थ टिप, व्हाट टू डू बीइंग एन इंटर्न। अब ये क्वेश्चन ना मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि कई लोगों को ऐसा देखा है जो इंटर्न होने के बाद भी वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करते जो उन्हें करनी चाहिए। देखिए, इंटर्नशिप में ना बहुत काम आते हैं। इंटर्नशिप में क्लरिकल वर्क भी आता है, ड्राफ्टिंग वर्क भी आता है, कोर्ट अपीयरेंसेस भी आता है। हालांकि कोर्ट अपीयरेंस इंटर्न नहीं दे सकता, वो जूनियर एडवोकेट्स ही देते हैं, बट इंटर्न उनको देख के सीख सकता है। यहाँ पे आपको सारे काम करने चाहिए। बिल्कुल हेसिटेट ना करें कि अगर क्लरिकल वर्क आप कर रहे हैं तो आप सोचें यार ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो किताबों में नहीं है। बेशक किताबों में नहीं है, आपका कोर्स मटेरियल नहीं है, बट अगर आपको क्लरिकल वर्क आता है तो दैट इज द बेस ऑफ डूइंग एवरीथिंग। छोटी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ तक आपको आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे तमाम क्लरिकल वर्क हैं जो आपको करने चाहिए, सीखने चाहिए। उनसे बिल्कुल हेसिटेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा काम नहीं है, वी आर द लॉ इंटर्न्स और हम तो लॉ की ही पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये काम क्यों करें। उसके लिए क्लर्क है, बेशक क्लर्क है, बट अगर आपको लर्न करना है और जैसा मैंने कहा बेसिक से स्टार्ट कीजिए तो क्लरिकल वर्क करने में भी हेसिटेट ना करें। सेकेंडली, ड्राफ्टिंग जरूर सीखें। एक वकील की वकालत उसकी ड्राफ्टिंग और उसके वे ऑफ आर्ग्यूमेंट से दिखती है, प्रेजेंटेशन से दिखती है। तो ड्राफ्टिंग इज वन ऑफ योर प्रेजेंटेशन ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर लीगल नॉलेज, way of presenting the facts before the court. Drafting comprises of all the things. तो ड्राफ्टिंग आपको सीखनी ही सीखनी है, क्योंकि मैंने कई एडवोकेट्स को एक्सपीरियंस किया है जिनको कंप्यूटर आने के बाद भी ड्राफ्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो कभी इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। उनको लगता है यार इंटर्नशिप में अगर हम ड्राफ्टिंग करने बैठ जाएंगे ना तो हमें फिर सीनियर रात रात भर बिठाएगा। अरे भैया, रात रात भर बिठाए या सुबह बिठाए, आपको सीखना है ना, तो आपको ये चीज़ भी तो आनी चाहिए। आप जब कोर्ट में जाएंगे, आपको ड्राफ्टिंग ही नहीं आती होगी तो आप कैसे अपना केस प्रेजेंट करेंगे, कैसे कंटेस्ट करेंगे, कैसे आप कोर्ट में अपनी रिकॉग्निशन बनाएंगे। आपकी ड्राफ्टिंग स्किल से कोर्ट आपको समझता है, कोर्ट आपकी रिस्पेक्ट करता है कि आपने अपने केस को इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया। आप फैक्ट्स को कैसे टर्न करेंगे, सर्कमस्टांसेस को कोर्ट को कैसे बताएंगे, दैट इज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर केस विद द कोर्ट। सो ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप आप क्लरिकल वर्क करने से हेसिटेट ना करें, ड्राफ्टिंग ज़रूर लर्न कीजिए, और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिसर्च जरूर कीजिए। अब रिसर्च में लॉ भी आता है, रिसर्च में जजमेंट्स भी आती हैं, और जजमेंट से हमें लॉज, बाय लॉज या चेंजेस को देखते हुए क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज हो रही हैं वो बताती हैं। तो आपको जजमेंट्स भी पढ़ते रहने चाहिए, उससे आप अप्राइज रहेंगे कि आजकल इन द करंट सिनेरियो ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आज एक केस के थ्रू हमारे सामने हैं उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, उस पर क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कोर्ट्स दे रहे हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वर्डिक्ट है। आपको जजमेंट्स बहुत हेल्प करती हैं आपके केस को सॉल्व आउट करने में। इफ़ देयर इज सम कन्फ्यूजन कि इस केस का एंड क्या होगा, स्टार्ट क्या होगा, या क्या इस केस पे सुपीरियर कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई लेटेस्ट जजमेंट पास करी है जो आपको आपके केस में बेनिफिट करती है, हेल्प आउट करती है, तो वो आपको रिसर्च के काम से ही क्लैरिफाई होगा। फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, हाउ टू चूज योर लाइन ऑफ प्रैक्टिस। एरिया ऑफ प्रैक्टिस क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिसाइड तभी होंगी जब आप पहले प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ केसेस में हाथ आजमाएंगे, तब जाकर के आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको आपकी लाइन ऑफ प्रैक्टिस भी समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो लॉ इंटर्न्स के लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे अगले टॉपिक के साथ ऑन माई चैनल टॉपिक शॉपिक। टिल देन, बाय बाय।